पहला प्रश्न ये है कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है। इनमें से हमें ऐसा विकल्प छांटना है जो सही नहीं है। ठीक है, पहला विकल्प क्या है? पहला है कि भारत के शीर्ष 5 सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार जो देश हैं वो घटते क्रम में है, क्रम से चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात तथा सऊदी अरब। ठीक है, अगला कह रहा है कि यूएसए, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम तथा इटली शीर्ष 5 व्यापारिक भागीदार देश हैं जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष यानी कि ट्रेड सरप्लस है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि आंकड़ों के अनुसार भारत अपने शीर्ष यानी कि टॉप 10 व्यापारिक साझेदार देशों में से 9 देशों के साथ व्यापार घाटे यानी ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है। और चौथा कैसा कह रहा है कि उपयुक्त सभी विकल्प सही है। तो इसमें से हमें क्या करना था? इसमें से हमें गलत विकल्प का चयन करना था, और असल में इनमें से कोई भी विकल्प गलत नहीं है। दिए गए सभी के सभी आंकड़े सही है। इस आधार पर हमारा जो अभीष्ट उत्तर होगा वो होगा डी, यानी कि दिए गए सभी विकल्प सही है। ठीक है, अब देखो एक बात समझ लेते हैं कि जो भी हम व्यापार बाहर के देशों से के साथ में करते हैं, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे वो एफडीआई वगैरह आना जाना हुआ हो, या एफपीआई का आना जाना हुआ हो, या फिर मान के चलिए किसी गुड्स का लेना देना हुआ हो, ये सब किया जाता है बीओपी के अंतर्गत, जिसे कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब ना इसके ना 3 घटक होते हैं, ध्यान से एक बार समझ लेना। ठीक है, एक होता है करंट अकाउंट, ठीक, एक होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक, और एक होता है फॉरेन रिजर्व अकाउंट, एक होता है फॉरेन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, हिसाब से समझ लेना है आपको एक बार अच्छे से। ठीक, इसके बारे में ये जो टॉपिक मैं समझा रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से सिर्फ यही आ जाता है, कोई चीज़ दे दी जाएगी वो कहा जाएगा कि ये करंट अकाउंट का हिस्सा है या कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है। समझ में आ रहा है? अब पहले ना हम फॉरेन रिजर्व अकाउंट को समझेंगे। देखो मान के चलिए ये है आरबीआई। ठीक है, किसी भी देश का जो फॉरेन रिजर्व अकाउंट है उसको कौन संभालता है? उसको संभालता है उस देश का केंद्रीय बैंक। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? आरबीआई। ऐसे यूएसए का जो केंद्रीय बैंक है वो क्या है? फेडरल रिजर्व। तो यूएस का जो फॉरेन रिजर्व अकाउंट है उसे कौन संभालेगा? फेडरल रिजर्व। और इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व अकाउंट है उसे कौन संभालेगा? आरबीआई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है भाई, इसका कार्य क्या होता है? देखो मान के चलिए मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, और मिस्टर एक्स आते हैं, क्या करने जाते हैं? वो सामान को बाय करने जा रहे हैं यूएस से, ठीक है, या चाइना से। मान के चलिए वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, या फिर मान के चलिए वो फार्मास्यूटिकल के लिए जो क्रूड मटेरियल होता है वो खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करने आएंगे ये? यहाँ पर मान के चलिए इनको डॉलर में पे करना है, तो ये क्या करेंगे? आरबीआई के पास जाएंगे रुपया लेके। ठीक है, आरबीआई क्या करेगा कि जो एक्सचेंज रेट चल रही होगी उसके बदले में इनसे पैसा लेगा और इनको डॉलर दे देगा। ठीक है, अब ये डॉलर लेके जाएंगे बाहर की मार्केट में, और बाहर की मार्केट से ये सामान खरीद के इंडिया में ले आएंगे। क्या बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा ठीक है, मिस्टर एक्स के बारे में समझा। अब है मिस्टर बाई, वो क्या कर रहे हैं? वो बाहर सामान अपना लेके गए हैं बेचने। ठीक है, ठीक है, तो मिस्टर बाई जाते हैं, और मिस्टर बाई ने क्या किया कि बाहर अपना कुछ मान के चलिए कपड़े और मसाले बेचे। ठीक है, कपड़े और मसाले बेचे, और वहाँ से क्या किया कि इनको डॉलर मिला। अब ये डॉलर को लेके क्या आएंगे? इंडियन मार्केट में तो चलना नहीं है, आरबीआई के पास जाएंगे। आरबीआई क्या करेगा? फॉरेन रिजर्व में से इनसे क्या करेगा? डॉलर ले लेगा, और जो एक्सचेंज रेट चल रही होगी उसके बदले में इनको क्या दे देगा? रुपया दे देगा। समझ में आया? यानी कि आरबीआई जो भी बाहर से जो लेन देन होना है उसके बदले में जो भी एक्सचेंज करना होता है वो आरबीआई के माध्यम से किया जाता है। ठीक, अब जरूरी नहीं कि तुम आरबीआई के पास जाओ। आरबीआई क्या करता है? इसका अलग अलग डीलर निर्धारित कर देता है, अलग अलग लोगों को लाइसेंस दे देता है, तो आप इन लोगों के पास भी जाकर के ये सब एक्सचेंज कर सकते हो सेम रेट पर। बात समझ में आई? ठीक है, इस कार्य के लिए क्या होता है? इस कार्य के लिए होता है फॉरेन रिजर्व अकाउंट। अब समझ लेते हैं इधर, ये है करंट अकाउंट। ठीक है, इसके अंतर्गत ना मोटे तौर पर हम इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। एक बार क्या कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यानी इम्पैक्स, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये हो गया इंपोर्ट, ये हो गया एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। बात समझ में आई? और ये क्या हो जाएगा? ये हम मान के चलते हैं, ये कह सकते हैं कि ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रेड इन सर्विसेज। ठीक है, अब समझो ये है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इसके अंतर्गत पता है क्या आता है? मान के चलिए भारत बाहर से क्या खरीद रहा है? क्रूड ऑयल खरीद रहा है, या फिर मान के चलिए क्या खरीद रहा है? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीद रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीद रहा है, या फिर मान के चलिए गोल्ड खरीद रहा है, या फिर मान के चलिए सिल्वर खरीद रहा है। ठीक है, या फिर मान के चलिए स्टील खरीदता नहीं है वैसे, लेकिन मान के चलिए कुछ आयरन खरीद रहा है या कोयला खरीद रहा है। ठीक है, कोल खरीद रहा है। ठीक है, यानी कि जो सामान हम खरीद फरोख्त करेंगे वो किसके अंतर्गत करेंगे? वो करेंगे इम्पैक्ट्स के अंतर्गत, यानी ट्रेड्स ऑफ गुड्स के अंतर्गत। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब अगर मान के चलो कि यहाँ से हमने जो सामान खरीदा और हम बेचेंगे भी सामान, तो जो बेचेंगे और जो खरीदेंगे वो सब इसके अंतर्गत मेंशन किया जाएगा। तो अगर हमने सामान बेचा और फिर हमने कुछ सामान खरीदा, और हमने अगर पैसा अधिक बचा लिया, जैसे कि मान के चलो हमने $100 का खरीदा और $120 का बेचा। ठीक है, $100 का क्या किया? खरीदा, और $120 का क्या किया? बेचा। बच कितने गए? $20। तो ये $20 कहे जाएंगे कि ट्रेड सरप्लस।
समझ में आ रहा है, ध्यान देना। लेकिन मान के चलिए हमने $100 का तो खरीदा, लेकिन बेचा कितने का, मात्र $80 का बेचा, तो जो $20 हम घाटे में रहे, इन $20 को कहा जाएगा कि डेफिसिट इन ट्रेड, डेफिसिट इन ट्रेड या फिर ट्रेड डेफिसिट। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, बात समझ में आई। अब इधर सर्विसेज के अंतर्गत आ जाओ। देखो इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत होता है, मान के चलिए कि कोई कंपनी है, ठीक है, और वो कंपनी बाहर इन्वेस्टमेंट करती है, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद में उसको क्या प्राप्त होती है, इनकम प्राप्त होती है। तो इसके अंतर्गत हम इसको मेंशन करेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है। अब ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है, जो इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हो रही है जनरेट, उस इनकम की बात हो रही है। ध्यान रखना, अगर कहा आ जाए कि इन्वेस्टमेंट किसके अंतर्गत आता है, तो वो करंट अकाउंट के अंतर्गत नहीं, कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट इनकम की बात आए तो वो कहाँ आएगा, वो करंट अकाउंट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इनकम होगी। और एक होता है प्राइवेट रिमिटेंस। भाई पता है ना आपको, पूरी दुनिया में प्राइवेट रिमिटेंस प्राप्त करने वाला भारत सबसे बड़ा देश है, या सबसे ज़्यादा रिमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है, ठीक है। जो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के देश हैं वो भारत के आसपास भी नहीं है, उन दोनों का फर्क डाल दिया है, ठीक है। प्राइवेट रिमिटेंस, इसके अंतर्गत क्या होता है, देखो इसके अंतर्गत ये होता है कि जो हमारे देश के लोग हैं वो बाहर कार्य कर रहे हैं, काम करने के बाद में जो पैसा कमाते हैं वो पैसा अपने देश में भेजते हैं कि नहीं भेजते, वही है ये प्राइवेट रिमिटेंस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल करी जाती हैं। और मान के चलो शिपिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टूरिज्म हो गया, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये सब भी इसी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये सर्विसेज हैं, ठीक है। तो अब अगर मान के चलो हमारे देश ने इसको मिला करके, देखो यहाँ पर तो हमने समझा था, यहाँ पर क्या था, ट्रेड डेफिसिट आ रहा था और ट्रेड सरप्लस आ रहा था, ठीक है। लेकिन मान के चलो हमारे देश ने इसको ट्रेड्स ऑफ गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज दोनों को मिला लिया, और दोनों को मिलाने के बाद में हमने देखा कि हमने $200 बिलियन का, तो मान के चलिए 200 मिलियन कर रख लेते हैं, $200 मिलियन का हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, और $180 मिलियन का क्या किया, इंपोर्ट किया। तो अब क्या होगा, जो $20 मिलियन हो गया वो क्या हो गया, ये हो गया हमारा करंट अकाउंट सरप्लस। ध्यान रखना क्या हो गया, करंट अकाउंट सरप्लस, ठीक। लेकिन मान के चलिए भारत ने $100 मिलियन का मान के चलिए इंपोर्ट किया, लेकिन इंपोर्ट किया है भारत ने $120 मिलियन का। अब क्या होगा भाई, $20 मिलियन क्या हो गए, हम घाटे में चले गए या नहीं, तो इसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। ध्यान रखना इस शब्द को। तो इंडिया जो चलता है ना, स्थिति इंडिया की, वो इस स्थिति में चलती है करंट अकाउंट डेफिसिट में, यानी कि गुड्स में और सर्विसेज में, दोनों ही स्थितियों को मिला करके भारत डेफिसिट में रहता है। ये बात समझ में आ चुकी है, ठीक है, बात समझ में आ चुकी है। ये थी हमारी करंट अकाउंट के बारे में, ठीक है। एक होता है लेकिन कैपिटल अकाउंट। क्या होता है, कैपिटल अकाउंट। अब देखो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत क्या क्या आता है, एक होता है इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे मान के चलिए FDI हो गया, या फिर मान के चलिए FPI हो गया, या फिर मान के चलिए FII हो गया। अब FDI क्या होता है कि किसी भी देश के द्वारा अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है और उसमें किसी कंपनी का अधिग्रहण अगर वो करता है, और अधिग्रहण करते समय उसके कम से कम 10% शेयर खरीद लेता है, तो ये क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा FDI। या फिर मान के चलिए वो टेक्नोलॉजी के साथ में कोई नया प्लांट स्थापित करता है, या फिर मतलब कुछ टेक्नोलॉजी लेके आता है और कुछ नई चीज़ बनाता है, या फिर यहीं पर मैन्युफैक्चर करता है, तो ऐसे में क्या कहा जाएगा, ऐसी स्थिति हम कहेंगे कि ये भी FDI है। लेकिन अगर ऐसा है ये FDI जहाँ पर वो टेक्नोलॉजी लेके आया है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, प्लांट स्थापित कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, नई फर्म स्थापित कर रहा है, इसको कहेंगे ग्रीन फील्ड FDI, ग्रीन फील्ड FDI, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में कि उसने पहले से ही स्थापित किसी कंपनी का 10% शेयर अधिग्रहित कर लिया है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम ब्राउन फील्ड FDI। क्या ये क्लियर बात समझ में आई या नहीं आई समझ में? क्लास लंबी हो सकती है, ध्यान से समझना है चीज़ों को, ठीक है। अब आ जाओ इधर, FPI के अंतर्गत क्या होता है कि भाई FPI क्या होती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। इसको नहीं समझा रहे क्योंकि इस पर कल परसों बात चली थी जब हमने P नोट्स के बारे में समझाया था, FII के बारे में भी समझाया था। इन दोनों को भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों हॉट मनी होते हैं, यानी वॉलेटाइल मनी होते हैं, कभी भी ये बाहर जा सकते हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति होती है। अब मान के चलिए इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एक्सटर्नल बोरोइंग। क्या होती हैं, एक्सटर्नल बोरोइंग। इसके अंतर्गत पता है क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए मसाला बॉन्ड है, जहाँ पर हमारी कंपनियां क्या करती हैं, बाहर जा करके बॉन्ड जारी करती हैं विदेशों में, विदेशी मुद्रा में, वो मसाला बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है, ये हो गया। या फिर मान के चलिए शॉर्ट टर्म के लिए कोई डेट ले रहे हैं, ठीक है, डेट है कोई, या फिर मान के चलिए गवर्नमेंट जो बायलैटरल या फिर मल्टीलैटरल डेट लेती है गवर्नमेंट, ये सब किसके अंतर्गत रखा जाता है, ये सब रखा जाता है कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आई आपको या नहीं आई, ठीक है, समझ में आ चुकी होगी। अब लेकिन एक और बात समझो कि अगर कोई व्यक्ति, समझना यहीं पर एक बात समझने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण है, UPSC में आया हुआ प्रश्न है कि मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति RBI के पास जाता है और कहता है कि हमारे पास हमें मान के चलिए $20 का एक्सचेंज कर दो क्योंकि हमें बाहर से कुछ सामान खरीदना है, RBI कर देगा, चलो ठीक है। लेकिन अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति जाता है और FPI या FII या FDI या एक्सटर्नल बोरोइंग, इन सब चीज़ों के माध्यम से हो रहा है, अगर इन सब चीज़ों के माध्यम से ना अगर पैसा बाहर जा रहा है तो इस पर ना कुछ लिमिट्स हैं।
यानी कि गुड्स वगैरह या सर्विसेज में तो आप कितना भी पैसा ले जाओ लाओ, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इसके अंतर्गत कर रहे हो ना, तो इसके अंतर्गत क्या है, कुछ लिमिटेशन है। वो क्या है, देखो मान के चलिए अभी अडानी साहब के दिमाग में आ जाए कि हम तो क्या कर रहे हैं कि यहाँ से जो भारत में जितनी भी संपत्ति है सबको बेच दे रहे हैं, और यहाँ से क्या करें, पूरी की पूरी अपनी प्रॉपर्टी बेच दें, और पूरी प्रॉपर्टी बेचने के बाद में वो क्या करें, कनाडा जाना चाहें, कनाडा जाकर के अपनी सारी संपत्ति से अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी करेंगे वो सब करते रहें, यानी कि बहुत सारा पैसा लेके जाएं। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? आरबीआई कहेगा नहीं। क्यों? उसके पीछे रीजन है। एक शब्द का यूज किया जाता है इकोनॉमिक्स में जिसे बोला जाता है कन्वर्टिबिलिटी। क्या बोला जाता है? कन्वर्टिबिलिटी। इसके अंतर्गत क्या होता है समझना, अब यही शब्द मिलेगा, इसको परिवर्तनीयता बोलते हैं हिंदी वाले। क्या बोलते हैं? परिवर्तनीयता। ठीक है, अब समझना कि अगर कोई करंट अकाउंट से संबंधित एक्सचेंज कर रहा है तो कितने भी पैसे का लेन देन कर सकता है, कितने भी डॉलर का रुपए के साथ में लेन देन कर सकता है। इसको बोलेंगे कि रुपी का करंट अकाउंट पर फुली कन्वर्टिबिलिटी है। क्या बात समझ में आई है? जी हाँ, समझ में आ चुकी होगी, मुझे लग रहा है समझ में आ चुकी होगी, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। यानी कि रुपी की करंट अकाउंट पर फुली कन्वर्टिबिलिटी है। लेकिन अगर कोई कहे कि क्या कैपिटल अकाउंट पर भी सेम है, तो उत्तर आएगा नहीं है सेम। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर कोई कैपिटल अकाउंट से संबंधित पैसे अगर ले जाकर अपनी मनमर्जी के साथ में अगर बाय खरीदना चाह रहा है विदेशों में, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट पर फुली कन्वर्टिबिलिटी नहीं है इंडिया के अंतर्गत, ये ध्यान रखना। ठीक है, और जो रुपए पर जो कन्वर्टिबिलिटी है वो कब से है? 1993 से 1994 से रुपी पर फुली कन्वर्टिबिलिटी है करंट अकाउंट पर। ठीक है, ये बात समझ में आई। और अगर कैपिटल अकाउंट पर कन्वर्टिबिलिटी से संबंधित अगर कोई प्रश्न आए कि क्या इस पर किसी समिति का गठन किया गया है, तो जी हाँ, एक समिति का गठन किया गया था। वो समिति का गठन किया गया था 1997 में। कब किया गया था? 1997 में। और इस समिति का नाम था तारापोर कमेटी। क्या नाम था? तारापोर समिति। ठीक है, तारापोर कमेटी, याद रखना ये चीज़। ठीक है, तारापोर कमेटी का जो संबंध है वो किससे है? तारापोर कमेटी का संबंध है जो रुपया है, रुपये की कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टिबिलिटी पर। ठीक है, ये बात समझ में आ चुकी होगी मुझे लग रहा है। अब एक और बात समझ लगे हाथों, मुझे लग रहा है आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन बहुत ध्यान से समझना है। देखो एक बार की बात है, ऐसा हम क्यों नहीं करते भाई, कैपिटल अकाउंट पर कन्वर्टिबिलिटी हम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उसके पीछे रीजन है कि मान के चलिए वो सारा का सारा पैसा लेके चले गए और हमारा तो फॉरेन रिजर्व खाली हो जाएगा। अरे भाई, मैं तीसरे अकाउंट की बात कर रहा हूँ। अरे अभी हमने देखा था ना, मैं इस अकाउंट की बात कर रहा हूँ। इस अकाउंट को देखो, इस अकाउंट का अगर इसमें हम जो पैसा एक्सचेंज करके दे रहे हैं, अगर कोई सारा का सारा पैसा लेके चला गया, बहुत सारा पैसा लेके गया कोई बड़ा आदमी, तो हमारा तो सारा का सारा रिजर्व ही खत्म हो जाएगा। तो आप ये कहोगे कि अरे कहीं पोप लीला है, सब बनाया हुआ है दिमाग, ऐसा कहीं सारा पैसा नहीं चला जा रहा। तो ऐसा हो चुका है, कई देशों में हुआ है। चलिए मैं बताता हूँ, एक कहानी बता देता हूँ छोटी सी, उसको समझ लीजिए। ठीक है, ये बात है साउथ एशियन कंट्रीज की, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज बीओपी क्राइसिस। ठीक है, देखो ऐसी स्थिति आ जाए ना कि जब हमारे पास पैसा वगैरह नहीं बचे, तो इन सबको क्या बोला जाता है? इन सबको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ठीक है, तो समझो बात को एक बार ध्यान से समझना। बात है 1980 के दशक की, जब यूएस में मंदी चल रही थी। ठीक, यूएस में मंदी चल रही थी, तो पता है क्या होता है? जब मंदी चल रही होती है तो जो इंटरेस्ट रेट होती है ना, ब्याज दरें, वो कम कर दी जाती हैं बैंक के द्वारा। पता है क्यों कर दी जाती हैं? ताकि लोग पैसे का यूटिलाइज मार्केट में करें, ना कि बैंक के पास जमा कर दें सारा पैसा। अगर बैंक के पास जमा कर देंगे तो पता है क्या होगा? पैसा सारा बैंक में, मार्केट में पैसा है नहीं, तो पता है मंदी और ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए क्या है कि भाई अगर ब्याज दरें कम रखेंगे तो पैसा यूज करें लोग, खरीदें चीज़ों को। तो इससे क्या होगा कि जो इकोनॉमी है उसका एक जो सर्कल बना हुआ है वो थोड़ा घूमना शुरू कर देगा। लोग खरीदेंगे तो फिर उसकी डिमांड भी क्रिएट होगी, तो फिर लोग प्रोडक्शन भी करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होता है? तो इससे ये होता है कि जो मंदी में कोई देश दसा हुआ होता है, रिसेशन में देश होता है, उससे बाहर निकलना शुरू हो जाता है। सिंपल सी बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आ चुकी होगी। तो अगर यूएस में 1980 के दशक में मंदी थी, ब्याज दरें कम थी, तो उस वक्त कुछ देश बड़े मजे ले रहे थे, और वो थे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। वो पता है क्या? 12% की ग्रोथ रेट प्राप्त कर रहे थे। 12% की ग्रोथ रेट कैसे प्राप्त कर रहे थे? पता है कैसे प्राप्त कर रहे थे? कि उनको ना सबसे बड़ी बात ये कि उनका एक्सपोर्ट बहुत बढ़ रहा था, उसमें उनका बहुत एक्सपोर्ट बढ़ रहा था, और दूसरा उनका इन्वेस्टमेंट आया था उनके देश में बहुत ज़्यादा। ठीक है, उनके देश में क्या आया था? उनके देश में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था उस समय, और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। वही तो देखो, एक्सपोर्ट बढ़ने के पीछे रीज़न ये था क्योंकि उस समय डॉलर जो है वो कमज़ोर था, और जब डॉलर कमज़ोर होगा तो डॉलर से जुड़ी हुई जितनी भी मुद्राएं होंगी, जितनी भी करेंसी होंगी, वो सबकी सब क्या होंगी? कमज़ोर होंगी। तो पता है जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उनकी सबकी
जो मुद्राएं हैं वो डॉलर के साथ जुड़ी हुई थी। इससे इशू क्या हुआ, इससे ये हुआ कि उनकी भी मुद्राएं कमजोर हुई, इससे इन्वेस्टमेंट उनका बाहर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, ठीक है, सॉरी उनका जो एक्सपोर्ट जो है बढ़ रहा था। और दूसरी बात क्या कि फेडरल बैंक ने, जो फेडरल रिजर्व है यूएस की, उसने ब्याज दरें गिराई हुई थी, तो इसलिए लोग इसमें पैसा तो जमा नहीं कर सकते अब, क्योंकि बहुत कम ब्याज दर पर क्यों करें पैसा, तो वो क्या कर रहे थे, वो इस पैसे को इन देशों में जाकर के ले जाके जमा कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने ब्याज दरें जो है बढ़ाई हुई थी और इनका जो शेयर मार्केट है वो काम कर रहा था ठीक ठाक, ठीक है। तो ये थी स्थिति। तो इस समय ये ग्रोथ रेट कितनी प्राप्त कर रहे थे, 12% की ग्रोथ रेट प्राप्त कर रहे थे। इसको पता है इस स्थिति को क्या कहा गया, इस स्थिति को कहा जाता है एशियन इकोनॉमिक मिरेकल। क्या कहा जाता है, एशियन इकोनॉमिक मिरेकल, ठीक है। अब समझो आगे की चीज। लेकिन पता है क्या हुआ, बात हुई 1990 के दशक की, ठीक है, 1990 के दशक में, जब यूएस जो है वो जो रिसेशन उसका चल रहा था, इससे यूएस बाहर निकला। और जब यूएस इससे बाहर निकला तो सबसे पहला कार्य इसने पता है क्या किया, फेडरल रिजर्व ने सबसे पहले जो ब्याज दरें थी ना, जो इंटरेस्ट रेट थी, ब्याज दरें बढ़ा दी। अब इससे पता है क्या हुआ, इससे ये हुआ कि डॉलर मजबूत होना शुरू हो गया, ठीक, ब्याज दरें बढ़ा दी क्योंकि यूएस निकल चुका था उसमें से, और डॉलर मजबूत होना शुरू हो गया। क्यों, क्योंकि लोग अब क्या कर रहे थे, लोगों के दिमाग में आया कि भाई चलो ठीक है ब्याज दरें बढ़ गई हैं, इसमें से अपना पैसा निकाल के अपने बैंक में फिर से लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो लोग जो अपना हॉट मनी जितना लगाया हुआ तो वो लेके आना शुरू हो गए और ब्याज दरों में जो है, और जो उसमें यूएस की जो फेडरल रिजर्व थी उसमें जमा करने लग गए, यानी कि पैसा इनमें से देशों में से निष्कासित होना शुरू हो गया, ठीक है। ये थी शुरुआत। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि एक स्थिति और बनी कि जब डॉलर मजबूत हुआ तो डॉलर के मजबूत होते ही इन देशों की जो मुद्राएं हैं, जो करेंसी थी, वो सब भी मजबूत होने लगी। तो अब क्या था, अब ये जो देश बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो एक्सपोर्ट करने में क्या इनको फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, आपको पता होना चाहिए कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी मुद्रा जितनी कमजोर होती है उतना ही हमें इंटरनेशनल मार्केट में फायदा मिलता है। क्यों, क्योंकि हमारी मुद्रा सस्ती होती है, हम सस्ती चीज़ें लेके जाते हैं बाहर से, हमें अच्छा पैसा मिलता है। अगर हमारी मुद्रा महंगी हो जाए तो क्या होगा, तो हम अगर मान के चलो अपना रुपया है, हम $1 के बदले हमें $1 मिलना शुरू हो जाए, समस्या तो खड़ी हो जाएगी ना भाई। हमें $1 के बदले अगर $1 मिले तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, मान के चलिए हम बाहर अपना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचेंगे, तो अगर हमें वहाँ से मान के चलिए $200 मिले, तो $200 मिलने के बाद में हम यहाँ पर पैसे लेके आए, $200 के बाद में $200 हो गए, फायदा हुआ, कुछ नहीं हुआ। और अगर हमारा रुपया कमजोर है, $80 का है मान के चलिए रुपया, या $85 का है, या $83 का है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, मान के चलिए हमने वहाँ पर $200 खरीदे, $200 का सामान बेचा, इसको इंडियन मार्केट में लेके आए, तो 200 × 80 कर दो, 2 8 16 और 3 जीरो पीछे लगा दो, 16,000 रुपये। समझ में आ रहा है क्या स्थिति होगी, यानी कि हम फायदे में रह रहे हैं। तो इसलिए किसी भी देश का अगर रुपया कमजोर होगा तो उसको इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करते समय फायदा मिलेगा, ठीक, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, डॉलर मजबूत हुआ, इससे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थे उनका क्या हुआ, उनका पैसा भी मजबूत होना शुरू हो गया, उनकी करेंसी भी मजबूत होना शुरू हो गई। अब ऐसी स्थिति में पता है क्या हुआ, ऐसी स्थिति में ये हुआ कि जो एक्सपोर्ट था इनका, ये जो एक्सपोर्ट था, ये एक्सपोर्ट और ज़्यादा गिरने लग गया, बहुत ज़्यादा गिरने लग गया, समझ में आया। और इन्वेस्टमेंट तो गिर ही रहा था, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट गिरते हुए देख के लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। और जब लोगों ने पैसा निकाला तो पता है क्या हुआ कि इनमें इनके जो प्रोजेक्ट जो होते हैं उनमें एफडीआई वगैरह आती है ना, तो उनके जो प्रोजेक्ट चल रहे थे एफडीआई वगैरह वाले, पता है क्या हुआ, बंद होने लग गए। क्यों, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये आना शुरू हो गया, अरे यार ये क्या है, ये तो सबसे बड़ी समस्या हो गई। अब तो जिन जिन जगहों पर इन्होंने ऋण लिया हुआ था, यानी कि डेट लिया हुआ था, और जो इनकी परिसंपत्ति प्लांट जो भी चल रहे थे वो सब बंद होना शुरू हो गए। पता है क्या हुआ, ऐसे में स्थिति ये हो गई कि निवेशक बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और वो सारा का सारा पैसा अचानक से निकालना शुरू हो गए, और ऐसी स्थिति बनी कि थाईलैंड का पैसा ही खत्म हो गया। अब निवेशक आ रहे हैं, हाँ भाई लाओ पैसा दो, हमारा दो, हमें जाना है। थाईलैंड कह रहा है हमारे पास फॉरेन रिजर्व है ही नहीं। जब ये बात सुनी कि फॉरेन रिजर्व थाईलैंड के पास खत्म हो गया, इंडोनेशिया से लेके मलेशिया तक, ब्रुनेई तक, हर देश में हाहाकार फैल गया। और पता है सब लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया, और पैसा निकाल के दोस्त जो वेस्टर्न कंट्री थे वो भागने लगे, जो वेस्टर्न इन्वेस्टर थे वो भागने लगे। बहुत स्थिति बुरी होने लगी। पता है कैसी स्थिति बुरी होने लगी, इतनी बुरी स्थिति होने लगी कि थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया, सरकारें गिरने लगी। समझ में आ रहा है, ऐसी स्थिति हो गई थी, इतनी बुरी स्थिति हो गई थी। और पता है यहाँ के जो देश थे ना, उन देशों की जो जनताएं थी, उन जनता के दिमाग में अचानक ऐसा होने लगा कि अरे ये तो सब पश्चिम का करा रहा है, उन्हीं ने पहले हमको इतनी अच्छी ग्रोथ रेट दे दी और अब वही हमको बर्बाद करके चले गए। तो पश्चिम विरोधी भावनाएं भड़कने लगी लोगों के दिमाग में कि भाई ये देश बुरे हैं और मार दो, कूट दो, ये सब अजीब टाइप की स्थितियां बनने लगी। पता है जो पश्चिम के देश थे उनके दिमाग में क्या आने लगा, उनके जो इन्वेस्टर थे उनके दिमाग में ये आने लगा कि अब साउथ ईस्ट के एशियन कंट्रीज में तो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। और सिर्फ यही नहीं, उनके दिमाग में ये भी आने लगा कि किसी भी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, किसी भी डेवलपिंग कंट्री में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी उसकी स्थिति बिगड़ सकती है। क्यों बिगड़ सकती है? क्योंकि उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनेज्ड नहीं होता। गॉट इट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान देना, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कितना बड़ा रोल है ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यानी कि किसी भी देश को अगर अपने आप को मजबूत और स्टेबल दिखाना है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, क्या दिखाना होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बहुत बेहतर चल रहा है
और वो कैसे दिखाएंगे? वो हम ऐसे दिखाएंगे कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व पर्याप्त मात्रा में है, यानी कि इन्वेस्टर्स कभी भी आओ और कभी भी अपना पैसा लेके चले जाओ। समझ में आ रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की इंपॉर्टेंस कितनी है? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो मुझे लग रहा है ना, यहाँ से हम वीडियो को कट करके इस वीडियो को अलग कर देंगे, और ये जो वीडियो है यहाँ से जो प्रश्न की, इस प्रश्न से वीडियो अलग कर देंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया सेशन। ठीक है, ओके।